नमस्कार दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी का ही सोरोस कनेक्शन है। तो नरेंद्र मोदी का ही चुनाव आयोग में घोटाले का कनेक्शन है। तो नरेंद्र मोदी का ही अंबेडकर जी के अपमान का कनेक्शन है। और नरेंद्र मोदी का ही राहुल गांधी को बदनाम करने, जेल में डालने का सपना है। जी हां, यही सत्य है। और यह सत्य रोज ब रोज निकलकर सामने आ रहे तथ्यों से सामने आ जाता है। राहुल गांधी ने गौतम अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा की जा रही लूट पर बड़े बड़े खुलासे किए। दुनिया की तमाम जांच एजेंसियों, तमाम स्वतंत्र पत्रकारों ने, तमाम बड़े अखबारों ने यह खोज कर निकाल दिया कि गौतम अडानी ही इस देश की, भारत की बेरोजगारी, महंगाई, टैक्स टेरर और असमानता का कारण। गौतम अडानी ही इस देश में, इस देश की संपत्तियां लूट कर दुनिया के सबसे रईस बनने के सपने देखते हैं और इसके साधक उनके कर्मचारी नरेंद्र मोदी होते हैं। राहुल गांधी ने यह बताया कि कैसे गौतम अडानी ने इस देश के जो तमाम इंस्टीट्यूशंस जो भारत सरकार के थे और भाजपा शासित राज्यों में थे, उन सब को कब्जे में ले लिया। उन्हें खरीदने के लिए भी उन्होंने सरकारी बैंकों से पैसा लिया, सरकारी इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया और उनका जो कर्ज था, बैंकों का जो पैसा था, वो भी मारने में सरकार का सहयोग लिया। और किस तरह से किया? तो गौतम अडानी को जो पैसा बैंकों के जरिए माफ किया नरेंद्र मोदी ने, यदि वो न माफ करते तो इस देश के 1, 2, 3, 4 नहीं, 6 करोड़ लोग करोड़पति होते। 6 करोड़ लोग करोड़पति होते। यानी नरेंद्र मोदी ने इस 140 करोड़ के देश में 6 करोड़ के करोड़पति हो जाने भर का पैसा गौतम अडानी को दे दिया, संपत्तियां दे दी। गौतम अडानी ने कहीं पर भी रोजगार जनरेट नहीं किया, बल्कि जो रोजगार था उसे 1/4 करवा दिया। और आज देश के सबसे बड़े पूंजीपति बन जाने के बाद भी वो इस देश में सबसे कम रोजगार देते हैं तमाम करोड़पतियों की, अरबपतियों की लिस्ट में। तो इससे आप समझ सकते हैं यह किया है। सरकार को जो उससे चूना लगा, उसके कारण सरकार ने डबल रुपए छाप डाले और डबल छापने के कारण महंगाई भी डबल और 4 गुना हो गई। नतीजतन आपको झेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि इसके कारण कैसे आपसे टैक्स के जरिए अधिक से अधिक वसूला जाए और यह वसूल करके आपको नीचे से नीचे ले जाया जाए, लेकिन गौतम अडानी को ऊपर से ऊपर ले जाया जाए, यानी असमानता में ढकेल दिया जाए। गौतम अडानी को ही लाभ पहुंचाने के लिए और उनके जैसे कुछ और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस देश में जो हुआ है उसमें सबको लूटा गया है। आपको भिखारी बना दिया गया है, 5 किलो अनाज पे ले आया गया है और सब कुछ किया है। इस देश को हिंदू, मुस्लिम और सब में लड़ा करके उससे ध्यान भटकाने का काम किया जाता है, जिससे गौतम अडानी लूटता रहे। यह पूरा खेल है। यह राहुल गांधी ने खेल जो है खुलासा कर दिया। जब राहुल गांधी ने यह खुलासा कर दिया तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी बौखला उठे। तब उन्होंने जॉर्ज सोरोस का भूत ले आते हैं।
जॉर्ज सोरोस का जब लाते हैं तो कांग्रेस पार्टी इसका लगातार खुलासा करती है, तारीख ब तारीख करती है, तथ्यों के साथ करती है कि कैसे जॉर्ज सोरोस को 1999 में भारत के साथ लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जॉर्ज सोरोस को भारत लाया गया। किस तरीके से जॉर्ज सोरोस को सारा धंधा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद 2014 जून में धंधा दिया गया, और उनके सारे प्रोजेक्ट चलाने वाले यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनके तमाम बड़े नेताओं के दामाद और दूसरे रिश्तेदार, यानी पूरा खेल वो चल रहा था। तब ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस से ये, कांग्रेस से वो, तो कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर वह खुलासा कर देते हैं कि जब वो विदेश राज्य मंत्री थे, उस समय जब वो गए विदेश, तो हरदीप पुरी के ही घर में, हरदीप पुरी ने जो भोज रखा था, रात्रि भोज, उस रात्रि भोज में हरदीप पुरी ने ही उन्हें जॉर्ज सोरोस से मिलाया था। जॉर्ज सोरोस से मिला करके और कहा था कि आप इन्हें काम दो, ये सपोर्ट करेंगे। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जॉर्ज सोरोस को यहां लाने और मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़े हुए लोग यह काम कर रहे थे। हरदीप पुरी इस पर सफाई देते हैं कि मैं तो उस समय राजदूत था, तो मैं तो वैसे बुलाया था। तो राजदूत होते हुए जो वहां से किससे मिलवाना है, क्या करना है, यह राजदूत की ड्यूटी होती है। कौन सही है, कौन गलत है, यह जांचना राजदूत की ड्यूटी होती है। तो अब आप पूरा खेल समझ चुके होंगे कि यह सारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग ही जॉर्ज सोरोस के एजेंट का भी काम करते हैं। यानी अडानी के भी एजेंट यही है, जॉर्ज सोरोस के भी एजेंट यही है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि नरेंद्र मोदी सरकार सबसे ज्यादा पैसा जॉर्ज सोरोस के पूरे प्रोजेक्ट को देती है, दुनिया में सबसे ज्यादा देती है। तो यह एक है। अब आइए दूसरी चीज, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कथित हिंदुत्व के नाम पर उनका जो अपमान करते हैं और उनके प्रति जो हेय दृष्टि रखते हैं, उसके भी तमाम खुलासे सामने आ रहे हैं, तमाम तथ्यों के साथ आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा, जब आप यह आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब ने अपने इस्तीफे में नेहरू के लिए कुछ गलत लिखा था और कहा था, तो वह उनका इस्तीफा सार्वजनिक करिए, बताइए पूरे देश को, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, बताइए क्या लिखा है उस लेटर में, दिखा दीजिए एक भी। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय क्या कहता है कि उनका वह इस्तीफा मिल नहीं रहा। आरटीआई में जब मांगा गया तो कह रहे हैं इस्तीफा मिल नहीं रहा। कहां चला गया इस्तीफा, किसने गायब कर दिया, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी असल में अपमान करना जानती है। इनके बिहार के राज्यपाल वो कहते हैं कि गांधी के कारण या असहयोग आंदोलनों के कारण आजादी नहीं मिली, आजादी क्रांतियों के कारण मिली। तो वो क्रांति भी तो इसी से जन्मी थी, कहीं और से आई थी, और क्रांति करने वाले भी सारे कांग्रेसी थे। चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात कर लें, या भगत सिंह के परिवार की बात कर लें, या सुभाष चंद्र बोस की बात कर लें, तो कांग्रेस पार्टी ने तमाम स्तरों पर अपनी रणनीति के तहत तमाम चीजें की थी, और वह बातें लगातार लिंक से सामने आ जाती। यही वजह थी कि जब सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज खत्म हुई,
उन्हें कैद किया गया। तो जब लाल किले में उनका मुकदमा लड़ना था तो उसका मुकदमा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना कोट धारण करके कई सालों बाद वकालत की और सबको बचाया। जब भगत सिंह का और उनके साथियों का मुकदमा लड़ना था तो बिजनौर के वो आसफ अली साहब को, उनको उनका वकील कांग्रेस पार्टी ने बनाया, जो कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के हैं। यानी सबके लिए वही लड़ रही थी। तो इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस ही थी उसके पीछे और फिर सारी लड़ाई लड़ी। बहरहाल यहां तो नफरत फैलानी है, कुछ भी बोलना है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इस्तीफा दिया था उसकी वजह थी हिंदू कोड बिल का पारित न होना, वापस ले लिया जाना। उन्होंने ससम्मान अपनी चिट्ठियों में लिखा है और उनकी चिट्ठियों का पूरा बंच आपको मिल जाएगा। वो कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, वो अलग थे, कांग्रेस अलग थी। स्वाभाविक सी बात है, कुछ वैचारिक मतभेद होंगे, कुछ चीजें होंगी, लेकिन दोनों का एक दूसरे के प्रति अथाह सम्मान था। हिंदू कोड बिल के समर्थक पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जिस हिंदू कोड बिल को लाना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, उसी से संबंधित पूरा जब कराची अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तब हिंदू कोड बिल जैसा ही प्रपत्र पेश किया था। यानी हिंदू कोड बिल उनके लिए भी बहुत पहले से था। तो दोनों के दिल में था, दोनों इस पर अडिग थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या आरएसएस हो, आरएसएस बीजेपी जो आज है उसका जनसंघ होता था, तो आरएसएस, जनसंघ और राम राज्य पार्टी जो थी, वो सब मिलकर के विरोध कर रहे थे इसका। तब कांग्रेस पार्टी में भी कुछ वो लोग जिन्हें हार का डर था होने वाले चुनाव में, वो इसके अपोज करने आ गए। नेहरू को लगा कि यह बिल नेहरू ने ही पेश किया था सदन में, लेकिन नेहरू को जब यह लगा कि यह बिल गिर जाएगा और इससे तमाम संकट पैदा हो जाएंगे राजनीतिक, इसलिए उन्होंने चुपचाप वह बिल वापस लिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चिट्ठी लिख करके कहा कि अभी इन कारणों से हम बिल नहीं पेश कर रहे हैं, लेकिन आपसे वायदा है कि इसे हम पास कराएंगे। और फिर नेहरू ने उसे टुकड़े टुकड़े में पास कराया और वो आज बहुत भारी संख्या में, यानी 90% वो अस्तित्व में है। तो आप इससे समझ लीजिए कि धीरे धीरे उन्होंने वो सारी चीजें कर ली। भाजपा आरएसएस क्या चाहती थी कि उसमें मनु संहिता शामिल किया जाए, और यह बात अपने भाषण में स्वीकार कर ली अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि हिंदू कोड बिल आए, लेकिन जो ये लेके आए थे उसमें पुराने जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, उनके हिसाब से नहीं था, यानी मनु संहिता के हिसाब से नहीं था। तो यानी ये हिंदू कोड बिल को मनु संहिता बनाना चाहते थे, उसे डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू दोनों ने नहीं बनने दिया था, इसलिए इनको तकलीफ। और इनके तमाम पुरोधाओं ने जो अपनी पुस्तकें लिखी हैं, चाहे बंच ऑफ थॉट हो या सावरकर की पुस्तक हो या कोई भी हो, उन सब में लिखा है कि यह संविधान स्वीकार्य नहीं है, यह स्वीकार्य नहीं है विचार, क्योंकि इसमें मनु संहिता का नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, मनु संहिता लागू करना चाहते हैं, उसी के लिए ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सदैव हिंदू राष्ट्र का विरोध किया है। अब आपको पूरी बात समझ में आ गई हो, तो इससे समझ लीजिए। और जब यह स्थितियां हैं
तो अपमान कौन कर रहा है यह भी सामने है। चलिए, जब ये सारी साजिशें होती तब एक बड़ा महान कार्य होता है, एक क्रांति शुरू हो गई है, जिस क्रांति का अब आज के काल में जो जन्मदाता है वो राहुल गांधी ने जो संविधान उठाया है और संविधान की लड़ाई शुरू की है, वही लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि छत्तीसगढ़ में एक युवक ने अपनी शादी में उन तमाम परंपराओं को, जो तथाकथित हिंदू परंपराएं हैं, उन्हें आग में झोंक के और कहा हम संविधान की शपथ लेके विवाह करेंगे, संविधान सबसे बड़ा है और संविधान के फेरे लेंगे। और उसने विवाह किया संविधान की शपथ और लेकर और उसकी सप्तपदी करके। यानी आप इससे समझ लीजिए, इसने एक बड़ी क्रांति को जन्म दे दिया है और अब संविधान हर कोई उठाना चाहता है। ये आपके सामने उसका रूप रखा है। तो असल में जिस तरीके से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था सभी गुरुओं की वाणी एक में समाहित करके गुरु ग्रंथ साहिब होगा, हमारे अब गुरु होंगे, तो उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज जीवित है संविधान के रूप में। 299 सदस्य थे, सबने अपने अपने योगदान दिए, महान योगदान दिए, लेकिन उसका प्रारूप तैयार करने का चूंकि जिम्मा निश्चित रूप से डॉक्टर अंबेडकर के पास था, तो उनका महान योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसकी प्रस्तावना तैयार की, इसलिए उनका महान योगदान है। तो यानी यदि हम संविधान को सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक की तरह से मानते हैं, गुरु भगवान की तरह से माने, तो निश्चित रूप से वो है। तो यह क्रांति हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो मुकदमे लिखाए गए हैं वो फर्जी साबित होते जा रहे हैं। न कोई सही बयान आ पा रहा है, न कोई स्थिति आ पा रही है, न सीसीटीवी फुटेज आ पा रही है। बस लोकतंत्र पे ताला लगाने की कोशिश हो रही है। और लोकतंत्र पे जब ताला लगाने की कोशिश होती है तो इस तरह होता है। कांग्रेस पार्टी ने तमाम आरोप लगाए थे हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान, उसको लेकर हाई कोर्ट गए, तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया चुनाव आयोग को कि कांग्रेस ने जो तथ्य मांगे हैं, जो सबूत मांगे हैं, वो आप उन्हें उपलब्ध कराइए, क्योंकि वह उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी। तब डरे हुए चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ मिलकर के नियम बदल दिए और नियम बदल के जो उसने नोटिफिकेशन आज जारी किया है उसमें यह कर दिया है कि अब ये सूचनाएं नहीं दी जाएंगी, और उसे बड़ा शार्ट कर दिया है। तो कानून मंत्रालय ने उसकी अधिसूचना जारी की है। इससे आप समझ सकते हैं कि अधिसूचना जारी कर रहा है, उस पर प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो रहे हैं। तो आप सोचिए, इसका मतलब है चुनावी धांधली में सब शामिल है और वही धांधली इनकी ताकत। अब जनता इनके साथ नहीं है और यह चीज पूरे देश में दिख रही है कि जनता इन्हें जवाब दे रही है। ये सोचते हैं कि 5 किलो अनाज से हमने खरीद लिया है इस देश की जनता को, तो वह जनता भी जानती है कि हमारे टैक्स से ही ये 5 किलो अनाज भी आ रहा है और वो हमें आप दे के एहसान नहीं कर रहे हो, उसके बदले में हमारा शोषण कर रहे हो, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई की मार हम झेल रहे हैं और भी बहुत कुछ, शिक्षा बर्बाद हो गई। इसलिए अब राहुल गांधी का वार तो बिल्कुल सीधा पड़ गया। राहुल गांधी रात को चंडीगढ़ आए थे। एक बहुत सीनियर एडवोकेट हैं जो राहुल गांधी के भी एडवोकेट हैं, जो गुजरात वाला मामला था उसमें भी थे, और वो मेरे भी एक डिफेमेशन केस में वकील है। तो इत्तेफाक से उसके बारे में बड़ा निजी तौर पे वो हुआ, तो उन्होंने यही कहा, इन्हें जो करना है कर ले,
हम किसी से डरते नहीं और हम हर जांच, हर कानूनी प्रक्रिया को फेस करने को तैयार हैं, लेकिन न हम संविधान छोड़ेंगे, न हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को छोड़ेंगे और न हम इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और गरीब वंचित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, जो है राजनीतिक न्याय की लड़ाई छोड़ेंगे। हम अब यह कोई लड़ाई छोड़ने वाले नहीं है और न हम अडानी और मोदी के इस नेक्सस को छोड़ेंगे। यानी ये लड़ाई लंबी चलेगी। जनता जितनी जल्दी इसे समझ सके वो अच्छा है, क्योंकि ये लड़ाई उसके लिए, ना कि राहुल गांधी के। इसलिए राहुल गांधी अगुवा होकर लड़ रहे हैं। जय